हाय पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी बार कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, डोमेन, इन सब में आपस में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 ब्रॉड टॉपिक्स: व्हाट इज एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन द एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज एनवायरनमेंट। इसका आंसर बहुत ही बेसिक और सिंपल है। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इन योर सराउंडिंग्स इज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, वाटर, एयर, फूड, लैंड एक्सेट्रा, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आता है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वेरी सिंपल, राइट? तो ये जो हमने एनवायरनमेंट पढ़ा है, ये तो बेसिक एनवायरनमेंट था, यू नो, वाटर, फूड, लैंड एक्सेट्रा। लेकिन ह्यूमन बींग्स इस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। कैसे? हम चीजें बनाते हैं जैसे कार्स, बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एक्सेट्रा, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ह्यूमंस की जो नीड्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग एवरी डे, ये तो आपको मालूम ही है। और इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें काफी बार अपने सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम अपने सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। सो फार वी अंडरस्टूड कि एनवायरनमेंट में नेचुरल एनवायरनमेंट भी है, थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर एंड थिंग्स मेड बाय पीपल। नाउ वी मूव ऑन टू कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन उससे पहले एनवायरनमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन जान लेते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में सब कुछ आ गया। और यहीं पे जान लेते हैं समथिंग विच इज गुड टू नो। ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, दिस कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसी में मैं आपको सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगी। एनवायरनमेंट के दो ब्रॉड कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंडर में 4 डोमेन्स आते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंड, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है रिलेटेड टू एयर, एंड बायोस्फीयर का मतलब होता है रिलेटेड टू लिविंग बींग्स। और इन चारों को हम कहते हैं डोमेन्स। नेचुरल एनवायरनमेंट के जो 4 हिस्से होते हैं उसको कहा जाता है डोमेन। सो आई होप द फर्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इज क्लियर। अब ये जो चारों डोमेन्स हैं, इनके आपस के इंटरैक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। देखा, हमने एक ही चार्ट में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि इन सारे टर्म्स का क्या मतलब होता है। एनवायरनमेंट के 2 हिस्से हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 डोमेन्स हैं, और वो चारों डोमेन्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक ही चार्ट से आप इतना कुछ समझ जाएंगे। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। उस चार्ट से एक सिंपल चीज तो ये समझ में आ गई कि द एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और इस नेचुरल एनवायरनमेंट को हम एक और तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एबायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल वर्ल्ड में एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हुए? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ऑल दीज 3 आर एबायोटिक एंड बायोस्फीयर इज बायोटिक। क्योंकि एज वी टोल्ड यू कि नेचुरल एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, उसी को हम बायोटिक या एबायोटिक में डिवाइड करते हैं। तो अब नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द लिथोस्फीयर? द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की सबसे टॉप की लेयर है, द सॉलिड क्रस्ट, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होता है। इसका सरफेस बहुत ही इरेगुलर है, मतलब कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेटोज, कहीं पे क्रेटर्स एक्सेट्रा। इस पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज। ये सब वो लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। एंड दीज लैंडफॉर्म्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द कॉन्टिनेंट्स बट ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। दैट्स राइट, मतलब ओशंस के अंदर भी माउंटेन्स, वैलीज, ये सब होते हैं। तो जो ओशन फ्लोर होता है, जो बेड होता है, ओशन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट? बिकॉज वो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड और बहुत सारी मिनरल वेल्थ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब लिथोस्फीयर में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट वाज हाइड्रोस्फीयर। दिस इज द डोमेन ऑफ वाटर। वाटर के कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, स्काई से जो रेनफॉल होती है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर, एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, दिस इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी के बिना तो सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। द थर्ड एबायोटिक कॉम्पोनेंट वाज एटमॉस्फेयर।
ये एक थिन लेयर ऑफ एयर होती है विच सराउंड्स द अर्थ, लेकिन ये एयर उड़ क्यों नहीं जाती? Why does it stay in place? Because of the gravitational force of the earth, जो atmosphere को अपने around stable रखता है. And obviously the next question is, why is the atmosphere important? ये हमें sun की harmful rays और scorching heat से protect करता है. इसमें बहुत सारी gases, dust और water vapor होते हैं. और तीसरी चीज, atmosphere में जब भी changes होते हैं तो हमारे weather और हमारे climate में changes होते हैं. So you can say changes in atmosphere translate to changes in weather and climate. तो आप समझ सकते हैं कि atmosphere कितना important है. फोर्थ कंपोनेंट पे आते हैं जो है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब बायोस्फीयर. दिस इज द लिविंग वर्ल्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायोस्फीयर इज दैट नैरो जोन ऑफ द अर्थ जहां पे लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं टू मेक लाइफ पॉसिबल. अगर ये तीनों आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो जो फोर्थ डोमेन है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी नीड एयर, वाटर एंड लैंड, ऑल थ्री ऑफ दीज फॉर सर्वाइवल. यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. Now we move on to ecosystem. ये वर्ड भी बहुत परेशान करता है. पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं. What is an ecosystem? A system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो भाई ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही लंबी डेफिनेशन है. आपको लग रहा है कि इसको मगअप ही करना पड़ेगा. ऐसा नहीं. हम आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो भी इस तरह से जितने अच्छे से बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया. हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स पकड़ते हैं. इंटरैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर. इसका मतलब विद इन बायोस्फीयर इंटरैक्शन. सेकेंड इंटरैक्शन किसके बीच में हो रहा है? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग फैक्टर्स इन देयर एनवायरमेंट. तो हम इसको कह सकते हैं इंटरैक्शन ऑफ बायोस्फीयर विद एबायोटिक डोमेन्स, मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर. तो ये दोनों ही इकोसिस्टम में इंक्लूडेड है. और थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड था ट्रांसफर. किस चीज का ट्रांसफर? एनर्जी एंड मटेरियल. ये दिखाता है द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि बायोस्फीयर में लाइफ इसीलिए पॉसिबल होती है क्योंकि वो एक नैरो जोन है जिसमें एयर, वाटर और लैंड तीनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. अगर वो इंटरैक्ट ना करें तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना हेविली ये सब आपस में डिपेंडेंट है और हम भी इन पे डिपेंडेंट है. तो अब आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, और इन सब के बीच में एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर. ये तीन चीजें हैं जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन बनाती हैं. तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम जैसे वर्ड्स के आपस में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे. बुक में बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझाया गया है. थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे जिससे लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो. जो हमने चार्ट बनाया था उससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट हैज 4 नेचुरल डोमेन्स, और जब एनवायरनमेंट की नेचुरल डोमेन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. बेसिक डिफरेंस तो यही समझ में आ गया. और हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी. द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एनवायरनमेंट. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है दैट इज द सराउंडिंग्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इकोसिस्टम जो है दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखा कितना सिंपल है. और इकोसिस्टम कुछ भी हो सकते हैं, मतलब रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स या फिर एक छोटा सा पॉन्ड भी. इन सब का अपना इकोसिस्टम होता है. एक फिश जो अटलांटिक ओशन में रह रही है उसका इकोसिस्टम आपके या मेरे इकोसिस्टम से बहुत अलग है, राइट? तो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पे है कि डज द एनवायरनमेंट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट प्लेस? ऑफ कोर्स इट डज. और इसीलिए एनिमल्स, वेजिटेशन और लोग किस तरह से रहते हैं ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. These are all related to each other. माउंटेन्स में जो वेजिटेशन पाया जाएगा वो बीच के वेजिटेशन से काफी डिफरेंट होगा, राइट? क्योंकि द प्लेस एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट आर अफेक्टिंग दीज. अब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो जून 5 को याद रखिएगा, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉम्पोनेंट पे, डिपेंडेंस ऑन द एनवायरनमेंट. ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग्स एंड दे आल्सो मॉडिफाई देयर सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरैक्ट एंड मॉडिफाई. दीज 2 वर्ड्स शो आवर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट. और जब हम इंटरैक्शन और मॉडिफिकेशंस कर ही रहे हैं तो नीडलेस टू से हमें इसके बीच में एक बैलेंस भी बना के चलना होगा. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अपने आप को अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट कर लेते थे. वो एक सिंपल लाइफ लीड करते थे एंड दे फुलफिल्ड ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. लेकिन टाइम के साथ ये सब चेंज हो गया. 2 चेंजेस आए बेसिकली. पहला कि हमारी नीड्स बढ़ गई एंड दे गॉट वेरीड, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स हो गई. और सेकेंड मेजर चेंज था कि ह्यूमंस लर्न्ड न्यू वेज टू यूज एंड चेंज देयर एनवायरनमेंट.
तो जब एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना आ गया तो हम अपनी नीड्स फुलफिल करने लग गए। तो हमारा एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन समझने के लिए आपको ह्यूमन डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी समझनी होगी। सबसे पहले हंटर्स गैदरर्स से ह्यूमंस जो हैं वो क्रॉप्स उगाना शुरू किया, उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीने लग गए और एनिमल्स डोमेस्टिकेट करने लग गए। फिर धीरे धीरे इन्वेंशंस होने स्टार्ट हुए, जैसे कि व्हील का इन्वेंशन हुआ। एग्रीकल्चर कर रहे थे तो अब सरप्लस फूड उगने लग गया, जितना उनको रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा फूड उगने लग गया, जिसकी वजह से कुछ लोग कोई और काम करने लग गए और बार्टर सिस्टम का जन्म हुआ। सो व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? ये एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें पैसे यूज नहीं होते हैं, लोग आपस में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। बार्टर सिस्टम वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड। इसकी इमर्जेंस के बाद धीरे धीरे प्रॉपर ट्रेड स्टार्ट हो गया। ट्रेड से कॉमर्स डेवलप हुआ और उसके बाद तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया था, जिसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल होते ही तब तो आपको मालूम है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। बहुत सारी चीजें मास मैन्युफैक्चर्ड होने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी आ गया, जिसमें पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन बिकेम ईजियर एंड फास्टर। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली ओवर द इयर्स पहले हम सिर्फ एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते थे, लेकिन आज हम इंटरैक्ट करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को काफी मॉडिफाई भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स जब उसको यूज कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज शो अस सम लव, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अपना अप्रिसिएशन हमें कन्वे करिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।